बड़ा आसान भी है। असल में दिस इज यंगर सिस्टर ऑफ रेजोनेंस। क्या है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है किसकी? रेजोनेंस का। इसका दूसरा नाम एक और होता है, इसको कई नाम ले लेते हैं इसके। इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। आ गया ना आपके सामने? नो बॉन्ड, बॉन्ड ना हो फिर क्या हो रहा है आपका? रेजोनेंस। या दूसरा नाम क्या होता है इसका? एक और नाम होता है सिग्मा पाई रेजोनेंस। इससे समझ में आता है हमारे पास सिग्मा पाई रेजोनेंस, यानी सिग्मा बॉन्ड किस बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कह देते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। वैसे तो इसका और भी नाम है, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, कोई पूछेगा नहीं आपका, साइंटिस्ट के नाम पे है। बेकर नाथन इफेक्ट भी कहलाता है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है, या आपका सिग्मा पाई। ये इंपॉर्टेंट है, नो बॉन्ड और सिग्मा पाई, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। वैसे एक नाम और भी होता है इसका, वो भी आपको नहीं सुनने को मिलेगा जनरली, एंचीमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? एंचीमेरिक, एंचीमर कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर नियर वन, नियर एंड डियर, डियर तो नहीं लेकिन नियर वाले ग्रुप के साथ इंटरेक्शन को एंचीमेरिक कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? पहली चीज ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ, क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन व्हेन, अब कंडीशन क्या होगी उसके लिए? सिग्मा 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 होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिग्मा सिग्मा होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सिग्मा सिग्मा होना चाहिए और लोन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर नहीं, क्या? लोन इलेक्ट्रॉन। बस ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर क्या होती है? रेजोनेंस होती है आपके पास। वहां क्या था रेजोनेंस में? पाई सिग्मा फिर पाई, लेकिन यहां क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिग्मा का मतलब है सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है, क्या क्या होगा आपका? सिग्मा सिग्मा और पाई, सिग्मा सिग्मा और पाई। ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा सिग्मा और लोन इलेक्ट्रॉन, यानी ये वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होती है आपकी? हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। इस केस में ट्रांसफर हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था? पोलराइजेशन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, पोलराइज हो रहा था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था। यहां क्या हो जाएगा? जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन अकेला है और वो ही चला गया तो कोई बॉन्ड बचेगा दो ग्रुप के बीच में? नहीं बचेगा, इसलिए तो क्या नाम हो जाता है हमारा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए कैसे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH और H, और यहां आ गया हमारा CH2 पॉजिटिव। क्या आ गया? कौन सी स्पीसीज है ये? कार्बोकैटायन है कि नहीं है भाई? आपके पास सिग्मा सिग्मा और ये कंडीशन आ गई नहीं आ गई? सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव। या हम ये कह सकते हैं ये वाला जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज। कैसा हाइब्रिडाइज है? हर केस में sp3 होगा। अगर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के ऊपर तो कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बच्चों किधर? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इधर, यानी अगली कंडीशन क्या बनेगी आपकी? CH और यहां पे आ गया H। जब इसने दिया है तो कैसा चार्ज आएगा इस पे? पॉजिटिव। और यहां आ गया डबल बॉन्ड CH2। ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? अभी तो हमने कहा था सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया? पाई में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आई नहीं? अब इधर वाला भी जा सकता है, इधर वाला भी जा सकता है। टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? एक ये बना, एक इसके बाद वाला इसकी वजह से, एक इसके बाद वाला, यानी ऐसे बन सकता है। एक और बना दूं मैं आपको, CH, ये H पॉजिटिव, ये H डबल बॉन्ड CH2। मेरी बात जमी? तो ये दूसरा, और इससे नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? तीसरा। यानी तीन क्या बन गए? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। मेरी बात समझे? अगर आपसे पूछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है आपका स्ट्रक्चर होता है आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। कितना होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में फर्क है। रेजोनेंस ही है, मैंने कहा ना छोटी बहन है किसकी, ये रेजोनेंस। उसके इसमें चारों काउंट करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाले। केस ये बनेगा आपका। दूसरा केस हमने क्या बताया, ये वाला लोन पेयर वाला भी केस बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? अगर आप ऐसा लिख लें CH H H और CS2 लोन पेयर, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, यानी ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 पर ये सिग्मा बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो गया नहीं? क्या कहानी बनेगी इधर? CH ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या बने, क्या बने? ओ एक मिनट पॉजिटिव, 1 मिनट, ये फ्री रेडिकल है तो होगा क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा। बॉन्ड जो बनता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कहानी क्या बनेगी यहाँ पे? डबल बॉन्ड CS2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपका? लोन इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल तो फ्री रहेगा ना आपका। ऐसे इधर बनेगा, इधर बनेगा, कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 3। हाइपर कॉन्जुगेटिंग, रेजोनेसिंग 4 बन। इस केस में क्या होगा, जो पहला केस मैंने बताया ये वाला, इस केस में क्या कहानी बनेगी? जैसे आपके पास H और H, ये सिग्मा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, यस नो? सिग्मा सिग्मा डबल, सिग्मा सिग्मा पाई, और कौन सा कार्बन है, कैसा हाइब्रिडाइज है? अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है तो कैसा हाइब्रिडाइज होता है? ये यहां ट्रांसफर होगा, ये अगले पे ट्रांसफर होगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? CH पॉजिटिव CH, यहां डबल बॉन्ड CH और ये CS2। जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो कैसा हो जाएगा? कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके? इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन व्हेन दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखना इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है ना? क्या होगा हमारा? ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स व्हेन, और व्हेन के बाद आप ये लिख लेंगे और एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। 3 के अलावा कोई कंडीशन आपके लिए नहीं आएगी, मेरी बात बनेगा। सीधी सी बात यह है बच्चों, यहां पे हमने एल्कीन की बात की, यहां पे हमने कार्बोकैटायन की बात की, यहां हमने फ्री रेडिकल। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार्बन की तरफ अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके पास पहले से है, तो पेंटावेलेंट हो जाएगा और कार्बन पेंटावेलेंट हो नहीं सकता। ऐसे मैं आपको बता दूं थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा CHHH और यहां लिख दिया आपने CS2 नेगेटिव। अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गया तो कहानी क्या बनेगी? कहानी बनेगी CHH, इस पे तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन यह डबल बॉन्ड CH2 और ऑलरेडी नेगेटिव था ही इस पे, तो कार्बन कितना वैलेंट हो गया? पेंटावेलेंट हो गया, मतलब इस पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट को वायलेट नहीं कर सकता, तो इसलिए पॉसिबल यहां पॉसिबल नहीं है। एनायन में नहीं है, कैटायन में है, फ्री रेडिकल में है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, और किस में है? आपके एल्कीन में है। बच्चों एप्लीकेशन अब इस पे यही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन, कार्बेनायन, ये लिखना है आपको। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन और कार्बेनायन। देखिए सीधी सी बात है, तीनों ही केसेस में स्टेबिलिटी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आई नहीं? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। मेरी बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, स्पेशली अगर मैं आपसे कहूं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में कहें? एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के बारे में आपसे 2 बात पूछी जाती है। एक तो याद रखना रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, क्या
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। बात समझ गए नहीं? जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल उतनी रिएक्टिविटी कम। और रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी HOH पे क्वेश्चन आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, इसमें आपको भी अचरज में नहीं पढ़ना है, वो मैं बता दे रहा हूं आपको 2 लाइन के अंदर। देखिए एल्कीन के अंदर क्या है, एल्कीन के अंदर कहानी क्या बनेगी बच्चों, ध्यान से सुनते रहो, बाद में नोट करना। एल्कीन के अंदर ऐसी एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात जमी? एक क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों इस पे। मुझे बताओ इस एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो ग्रुप के बाद होता है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा है। यहां तो फंक्शनल ग्रुप ही है, बस डबल बॉन्ड ही है, इससे आगे तो कोई कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो उस पे हाइड्रोजन भी, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कुछ नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3 अल्फा हाइड्रोजन, उधर तो है ही नहीं, सिर्फ इधर है। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन? स्टेबल एल्कीन कौन? ये वाली जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे ज्यादा 6 वाली होगी, उससे ज्यादा 9 वाली होगी, उससे ज्यादा 12 क्यों हो सकते हैं? एक एल्कीन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, आपके ऐसे लगा दो, 4 मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं? नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? 12 वाली सबसे ज्यादा हो जाएगी आपकी। पॉइंट की बात क्या है, जब एल्कीन को आप डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, तो बनेगा क्या आपका? CH3 एक हाइड्रोजन इस पे लग गया, एक हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। और इससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कह देते हैं? हीट ऑफ। अच्छा ये बताओ, जल्दी रिएक्ट करेगा तो ज्यादा निकलेगा? नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बात समझ गए नहीं? जल्दी जो मैं बोल रहा हूं वही बोल लो बस, बाकी दिमाग कहीं और रखो। जितना जल्दी रिएक्ट करेगा, हाँ कहीं और था उसका दिमाग, जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा ना, जितनी रिएक्टिविटी ज्यादा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम हो जाएगी। हर पॉइंट पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा सीधा एग्जांपल की फॉर्म में। इसमें आप बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर, अगर मैं बात करूं इसमें ABC, आपसे बोले हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर A B और फिर C, क्योंकि C सबसे स्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसकी उतनी ही कम। यस बोलो, बात समझ में आती है नहीं? ये किसकी स्टेबिलिटी है हमारी? एल्कीन की। एक मिनट और सुन लो, कार्बोकैटायन में ये कार्बोकैटायन कौन सा था? कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में सब में ये बात होगी। कितना डिग्री कार्बोकैटायन है ये हमारा? CH3 या CH3 या CH पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा? CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ CH3 पॉजिटिव। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कौन सा हो गया? मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल। आप बताओ इसमें मिथाइल के पास तो बेचारे के पास अगला कार्बन ही नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी क्या? नहीं होगी ना, सहदेव निकम में इधर ढूंढ लो, ठीक है, नोट मत करो। इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कितनी हो सकती है? 3। इसमें कितनी हो सकती है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितनी हो सकती है? 9, 12 लिख दिया मैंने, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? सबसे स्टेबल कौन? 3 डिग्री, फिर अच्छा कार्बन आयन में ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए कार्बन आयन में ऑर्डर क्या होगा? उल्टा, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। मेरी बात समझ में आई नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 डिग्री को सबसे ज्यादा स्टेबल कहा था, वो किस बेसिस पे कहा था? वो इसी के बेसिस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, रेजोनेंस हो सकती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कंट्री का सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में रख दें और कुछ लोगों को भूखा नंगा छोड़ दें, तो क्या कंट्री डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और आजकल की इकोनॉमी वर्ल्ड की ऐसी ही है कि कुछ लोगों को तो वो इतना अमीर कर देती है कि वो सारी जिंदगी, क्या उनकी सारी 10 नस्लें भी खाती रहें तो उसके लिए भी वो काफी है। आदमी खाना क्या खाएगा? कितना खाना खा सकते हो आप?
हार्डली एक डोसा, एक चाउमीन, एक ये फास्ट फूड खाओगे तो खाओगे नहीं, और ये तो आधा डोसा खाएगी, समझे नहीं। या कितना चपाती खा सकते हो मैक्सिमम, नजर मान लो 3 खा लेता है, मैं 2 चपाती खाता हूं, ठीक है ना, ओनली 2 चपातीज, ठीक है। हाँ, आप 5 खाते हो, लगते नहीं हो, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये बताओ, इससे अलग तो कोई और खा नहीं सकता ना। तो अब आप सोचो कि एक भूख होती है, एक भूख होती है पैसे की, क्या होती है, भूख और हवस होती है, जिसमें आदमी क्या करता है, बस मेरा ही आए, मेरा ही आए, मेरा ही आए, बाकी किसी का। तो कंट्री स्टेबल हो सकता है उसमें, क्या सेम केस ही है, अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का नहीं होगा, एक दूसरे सब पे बराबर नहीं जाएंगी, तो वो स्टेबल नहीं होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाए। मेरी बात समझे नहीं? चलिए कर डालो इसको, ये बात जम जाएगी।